नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक, जल्द मिल सकती है मंजूरी। 6 फरवरी से बुलाए गए विशेष सत्र में पारित किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द होगा प्रत्याशी का ऐलान। मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दिल्ली में मौजूद। 5 सीटों के नाम लगभग तय। लोकसभा चुनाव से पहले वाहन चेकिंग अभियान, देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 30 लाख रुपए की बरामद, आईटी विभाग को दी गई सूचना। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत कार्रवाई। 5.67 ग्राम अवैध स्मैक की बरामद, तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नैनीताल में लंबे इंतजार के बाद हुआ हिमपात, पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के भी खिले चेहरे। हल्की बूंदाबांदी के साथ गिर रही बर्फ की फुहार, ठंडी हवाओं से तापमान में आई गिरावट। ब्रेक और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार के बजट सत्र का चौथा दिन सदन में विपक्ष के रहेंगे आक्रामक तेवर। बीते रोज भी देर रात तक नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर सदन में दी तीखी प्रतिक्रिया। आज चौथे दिन विभागवार बजट पर होगी चर्चा। सरकार की तरफ से भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन आएगा सदन के पटल पर। वहीं उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संशोधन विधेयक 2024 आज होगा चर्चा के बाद पास। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज बजट सत्र का चौथा दिन है, जिस दौरान विपक्ष भी हमलावर रहेगा, तो क्या कुछ हो सकता है आज सदन की कार्यवाही में पूरे दिन में? बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार के बजट सत्र का चौथा दिन है, जहां सदन में विपक्ष के आक्रामक तेवर रहेंगे। वहीं बीते रोज भी देर रात तक नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर सदन में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही चौथे दिन विभागवार बजट पर चर्चा होगी। और एक बार फिर से हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज बजट सत्र का चौथा दिन है, इस दौरान विपक्ष के तेवर भी आक्रामक रहेंगे, तो पूरे दिन की सदन की कार्यवाही में आज क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई का आज चौथा दिन है और जिस तरीके से 3 दिनों की कार्रवाई रही है, काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष ने तमाम तरीके के मुद्दों को सदन में नियम 310 के तहत उठाने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत ग्राह्यता पर उसको सुनने का अधिकार उनको दिया और उसके बाद उस पर चर्चा हुई। कार्यस्थगन प्रस्ताव भी आया और तकरीबन 89,000 करोड़ का जो बजट है वो विधानसभा के पटल पर राज्य सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने रखा। इसके अलावा 6 विधेयक भी सरकार ने सदन के पटल पर रखे हैं। इसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष में लगातार आक्रामक तेवर आए हैं और आज की जो सदन की कार्यवाही अभी शुरू हुई है, विपक्ष एक बार फिर से सदन में हंगामा कर रहा है और नियम 310 चर्चा कराने की मांग कर रहा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बकायदा नियम 58 के तहत इसको चर्चा स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है। अगर हम पूरे तरीके से बात करते हैं विधेयकों की, तो आज सरकार की तरफ से भू संपदा नियामक प्राधिकरण यानी रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा सदन के पटल पर। कल जिस तरीके से सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट है, कल वो सदन के पटल पर रखी थी, जिसमें विकास दर को लगातार बढ़ता हुआ बताते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी सरकार के इस विधेयक का समर्थन किया था, ऑडिट रिपोर्ट का समर्थन किया था। हालांकि विपक्ष ने कहा कि ये केवल जादुई आंकड़ा है, सरकार ने इस तरीके से जादूगरी आंकड़ों में दिखा करके इसको पटल पर रखा है। इसके अलावा जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 है, उसके संशोधन प्रस्ताव को 2024 को यानी आज उसको चर्चा के बाद
पास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज से विधानसभा में जो प्रश्नकाल के बाद की कार्रवाई होगी उसमें विभागवार जो अनुज्ञाएं हैं वो वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे और तमाम बजट का जो अलॉटमेंट है उसको विभागवार प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है उसमें कटौती प्रस्ताव लाने की, अगर कटौती प्रस्ताव विपक्ष यहाँ पर लाता है तो जाहिर सी बात है उस पर चर्चा होगी और विनियोग विधेयक पर वोटिंग होगी। और उसके बाद चूंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है तो ऐसे में कोई दिक्कत सरकार को बजट को पास कराने में नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस अपनी जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कटौती प्रस्ताव को लाएगा उसके मद्देनजर राज्य सरकार की भी कोशिश होगी कि लगातार विभागवार इसको अनुज्ञाओं को पूरा किया जाए और उसके बाद बजट को पारित किया जाए। यानी कुल ये जरूर कहा जा सकता है कि आज शाम तक या कल तक सदन की कार्रवाई संचालित की जाएगी और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंजी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज उत्तराखंड की धामी सरकार के बजट सत्र का चौथा दिन है जहां पर तमाम तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विपक्ष के तेवर भी तीखे रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल भी देर रात तक नेता प्रतिपक्ष ने बजट को लेकर सदन में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। राजभवन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेज दिया है। राष्ट्रपति भवन से विधायक को मंजूरी मिलते ही यूसीसी को प्रदेश में कानूनी रूप दे दिया जाएगा। राजभवन स्तर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी परीक्षण किए गए हैं, लेकिन विधेयक में आपको बता दें कि राष्ट्रीय कानून का अधिरोहण होने की वजह से राजभवन की ओर से बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राजभवन की ओर से पहले विधेयक विधायी विभाग को भेजा गया था, जिसके बाद विधायी ने यूसीसी विधेयक का गहनता से परीक्षण किया, फिर राज्यपाल के पत्र के साथ बिल को राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया। उम्मीद है जल्दी ही राष्ट्रपति की ओर से बिल को मंजूरी मिल सकती है। उत्तराखंड में जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। राजभवन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के नैनीताल रोड स्थित निजी होटल के सभागार में इंटर स्टेट बैठक अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के अधिकारियों और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के बीच बैठक की गई। बैठक में चुनाव को लेकर गहनता से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित कराने पर जोर दिया। इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की बैठक है। इसमें यूपी के 5 जिलों के अधिकारी और हमारे उधम सिंह नगर के जिले के जो अधिकारी हैं वो सब आज बैठक में थे। स्पेशली इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो बॉर्डर के हमारे पुलिस बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं या विलेज हैं, उनमें इलेक्शन को लेकर के कोई ऐसा चीज न आने पाए कि जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सके। आज जो है हमारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माननीय डीएम साहब के अगुवाई में, डीएम उधम सिंह नगर साहब की अगुवाई में हमारा अंतरराज्यीय बैठक हुआ। सहयोग बैठक, समन्वय बैठक बोलते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुआ। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और आपका बिजनौर से सारे सीनियर पुलिस अधिकारीगण हैं और डीएम्स, कुछ जिले का डीएम्स और कुछ जिले का एसएसपीस जो है वीसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो संवाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ। समन्वय बैठक में बॉर्डर में कहाँ कैमरे लगना है, कहाँ हमारे बैरियर्स लगेंगे, कहाँ उनके बैरियर्स लगेंगे और सघन चेकिंग कैसे होगा, शस्त्र लाइसेंस की सत्यापन कैसे होगा। जो ये सीमावर्ती जनपदों का मिसयूटिलाइज करते हैं, यहाँ लाइसेंस रख के वहाँ अपराध कर। समान निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ये मीटिंग आयोजित की गई थी और इसमें जनपद बरेली तथा जनपद उधम सिंह नगर के कुछ एरिया, लगभग 25 किलोमीटर का एरिया कॉमन है, तो उसी के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और बहुत अच्छे से दोनों जनपदों के आपस में कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया है। और बरेली जनपद के थाना बहेड़ी तथा सीसगढ़ तथा उधम सिंह जनपद के पुलभट्टा थाना है, किच्छा थाना है तथा एक थाना और है। इन 3 थानों का डिस्कशन हुआ आपस में
और ये सहमति बनी है कि लोकल लेवल पे और मीटिंग्स आयोजित की जाएं ताकि ग्राउंड की और बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में गौवंश की स्थिति को लेकर पशुपालन मंत्री से सवाल की और मांग की कि राज्य में निराश्रित गौवंश कार्य किया जाए ताकि गौ माता का संरक्षण हो सके और उसे बचाया जा सके। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के लिए गौ सदन बनाने का कार्य किया गया है, जिसमें धामी सरकार ने उनके चारा के लिए बजट को बढ़ाने का भी कार्य किया। पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में 27,000 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है और अभी तक 3,000 निराश्रितों को गौ सदनों में भेजा जा चुका है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने निराश्रित गौवंश को संरक्षण देने के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई, जिसने 70 नई गौशालाएं बनाने के लिए डीपीआर काम चल रहा है। हम पहले प्रदेश हैं पूरे देश में। जब मैंने यहाँ पे विभाग ज्वाइन किया था और 5.75 रुपये प्रति जानवर प्रतिदिन हम देते थे गौशाला के भरण पोषण के लिए, हमने उसको 1 साल के अंदर 30 रुपये बढ़ा के किया और उत्तराखंड अकेला प्रदेश है जो आज 80 रुपये प्रतिदिन प्रति जानवर दे रहा है भरण पोषण के लिए। 70 गौशालाओं में लगभग हमने 52 गौशालाओं को हमको डीपीआर बन के आ गए हैं। 17 करोड़ रुपए हमने गौशालाओं के निर्माण के लिए ऑलरेडी स्वीकृत कर दिए हैं। तो लगातार एक प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में दायर जनहित याचिका में विधानसभा से पूछा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य आरोपियों से वेतन वसूली पर क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी नेता अभिनव थापर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 30 नवंबर 2022 को सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। सामाजिक कार्यकर्ता और नेता अभिनव थापर द्वारा यह जनहित याचिका यह कहते हुए दाखिल की गई थी कि एक और विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ, जिसके तहत कई सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाला गया, उनको तो चलिए दंड मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने उन लोगों को नौकरी दी है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट गिवर थे, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि 6 फरवरी 2003 का एक शासनादेश है कि जो कोई भी इस तरीके से अनियमित तदर्थ नियुक्ति करता है उससे वेतन वसूली होनी चाहिए उन लोगों की जिनको गलत नौकरी दी गई, यानी नौकरी देने वाले से वेतन में वसूली होनी चाहिए उन लोगों की वेतन की जिनको नौकरी मिली है। तो इसके तहत जो है माननीय उच्च न्यायालय में आज ये मैटर लगा था। उत्तराखंड में पिछले 4 से 5 सालों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में करीब 444 लोगों ने जान गंवाई। विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये आंकड़े सदन में रखे गए। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश के 71% भूभाग पर वन है और बहुत से आबादी क्षेत्र हैं जो कि वनों से घिरे हुए हैं। वन विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार की ओर से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में सरकार की तरफ से मुआवजा भी बढ़ाया गया है। 71% वन क्षेत्र है शादी में, और वन क्षेत्र के जो संभवतः हर इलाका ऐसा है जो वनों से कहीं न कहीं घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयास के समझना ही काफी नहीं होगा। इसमें बिना जन सहयोग के, जन सहभागिता के, जन जागरण के इसको नहीं प्रभावी अंकुश नहीं लगा जा सकता। हम लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन प्लान भी बनाया है ताकि इसको और कम किया जा सके, और 32 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके लिए किया गया। साथ ही साथ अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 7, 8, 10 सालों के आंकड़ों में आपको कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। मैंने आज बताया सदन में कि पिछले 2017 से 24 तक के 8 सालों में 445 कुल मिलाकर के इस तरह की सारे, चाहे वो लेपर्ड के अटैक से मरे हो, टाइगर के अटैक से मरे हो, हाथी के अटैक में मरे हो, सांप के काटने से मरे हो या किसी अन्य जानवर से हुआ हो, कुल मिलाकर के 445 घटनाएं यहाँ पर हुई। उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक गैस यानी बायोगैस के उत्पादन के लिए धामी सरकार की तरफ से राज्य के 2 जिलों में बायोगैस के टेंडर किए हैं। इस बात को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सोच यही है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें गाय रखना एक बोझ ना लगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में बायोगैस के टेंडर कर लिए हैं, जिसके साथ 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात हुई है। साथ ही पतंजलि से बाबा रामदेव से भी बात चल रही है। हमारी पॉलिसी बन भी चुकी है। 2 जिलों में हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है
जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना एक बोझ ना लगे और उससे उनको कहीं ना कहीं एक फायदे का प्रपोजल दिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 रुपये या 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है माननीय बाबा रामदेव जी से कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जो किसान हैं जो हमारे पशुपालक हैं हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। भले ही शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कई दावे कर ले, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत राजकीय इंटर कॉलेज गोदली का भवन कुछ और ही बयां कर रहा है। जिस भवन में बच्चों का पठन पाठन का काम होता है उसी भवन की बुनियाद तक भूस्खलन की चपेट में आ गई। मामला सीमांत जिला चमोली के पोखरी ब्लॉक की राजकीय इंटर कॉलेज गोदली का है, जहां पर 183 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से PMGSY द्वारा सड़क कटिंग का कार्य किया गया। लोकन विद्यालय भवन के नीचे सुरक्षा दीवार का कार्य नहीं किया गया। ये जो वो दशा का कारण जो है PMGS की रोड की कटिंग के कारण हुआ है। वहाँ पर जो है पहले भी हमने धरना दे रखा है और कुछ नहीं हुआ उसका। इतने 183 लड़के जो है वहाँ पर जन्नत है। बिल्डिंग जो है जीर्णोद्धार, अभी बिल्डिंग जीर्णोद्धार के कगार पर आ गए। वो जो है आगे भी अगर वो नहीं होती है तो सीधा बिल्डिंग जो है नीचे आ सकती है। गोल स्कूल बहुत पुराना है। पहले जूनियर था, तब हाई स्कूल हुई। उसके बाद हमने इंटर के लिए संघर्ष किया, भूख हड़ताल की और इंटर मिला हमको। लेकिन उसके बाद जब हमें उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, आज से 2 साल पहले बरसात में रोड कटिंग के कारण जो स्थिति हुई उसके लिए भी हम हड़ताल में बैठे। लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी जब आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत अमल करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक 1% भी कुछ अमल नहीं है। और घोर लापरवाही का स्थानीय जनता खामियाजा भुगत रही है। संबंधित विभाग से, प्रशासन से, शासन से लोग, जनता दरबार में, तहसील दिवसों में इस पे रोज प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी विभाग, शासन, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। ये स्थिति इस विद्यालय की हो चुकी है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है यहाँ पे। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर विद्यालय के हरमिटेज सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञान दिवस पर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को कुलपति दीवान सिंह ने पुरस्कृत किया। सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर रूपलाल जी को दिल्ली से बुलाया था। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर राजेंद्र डुभाल जो अभी हिमालयन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको बुलाया था। पर्पस है कि बच्चों को जो है साइंस के प्रति मोटिवेट किया जाए, बच्चा अच्छा काम करे। उत्तराखंड में लगातार बाघ और गुलदार से लोग दहशत में हैं। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के मोहान रेंज के दाना पानी क्षेत्र में गुलदार ने बीते 26 फरवरी को रमेश सिंह, जो कि दिल्ली से अपने घर गैरसैंण की तरफ जा रहे थे, घात लगाए बैठे गुलदार ने रमेश पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। की कर रही थी हाल विभाग में। उसके अतिरिक्त हमने इस अलग से इस घटना के लिए स्पेसिफिकली एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो दीपक कुमार हमारे नवनियुक्त वन दरोगा उनकी अध्यक्षता में वो लगातार क्षेत्र में रेकी करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बता देंगे कि वास्तव में वहाँ पे जो तेंदुए की जो ये घटना है उसमें कितनी सक्रियता है तेंदुए की और इसमें क्या किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करते रहेंगे और इसके अलावा हम इस तरह के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के निर्देशन में कर रहे हैं लगातार गाँव में जा जाकर, और इसी तरीके से आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वाहन चेकिंग के दौरान देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस ने दिल्ली नंबर की गाड़ी से 30 लाख रुपए कैश बरामद किया। वहीं बरामद धनराशि को जब्त कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई।
कि लोकसभा इलेक्शन जो है हमारा एकदम उसके परिप्रेक्ष्य में बैरियर चेकिंग और ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं या वाहन हैं उसकी रैंडम चेकिंग की जा रही है। एक सूचना गोपनीय प्राप्त हुई थी कि एक दिल्ली नंबर की गाड़ी है जिसमें 5 लोग बैठे हैं और इनके पास भारी मात्रा में कैश होने की संभावना है। क्योंकि चुनाव के दृष्टिगत इस तरह के कैश का मूवमेंट पर सख्त निगाह रखी जा रही है। इसको देखते हुए राजपुर रोड पर गाड़ी को चेक किया गया था। 2 बैग में 15-15 लाख रुपए इसमें बरामद हुए। चूंकि नियमानुसार जो इनकम टैक्स की टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया, उनके द्वारा मौके पर आकर समस्त कार्रवाई की जा रही है। पैसे को जो जब्त कर लिया गया, किस सोर्स से आया था, कहाँ जा रहा था, ये सब समस्त चीजें इनकम टैक्स के अधिकारी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।